हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2026 जीके जीएस सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीएस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपीएस के संबंध में सही है। सही पूछ रहा है कि कौन सा चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि बोथ आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। गलत है ये अपना गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अपना ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। डीपीएसपीज आर प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स, ये गलत हो जाता है। और फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल, ये बात अभी अभी बोले हैं। और डीपीएसपीज आर नॉट, सही है। अपना ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। ये फंडामेंटल राइट्स अपना इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है और डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। अपना ये चौथा नंबर तो पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं, अपना ऑटोमेटिक गलत होगी। डीपीएसपीज आर बाइंडिंग वाइल एफआर फंडामेंटल राइट्स आर ऑप्शनल, ये अपोजिट लिख दिया है। ये क्या किया, अपोजिट लिख। हम लोग को क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया हुआ है। पार्ट 3 में दिया हुआ है, एक मिनट। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया हुआ है। आर्टिकल क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया हुआ है आर्टिकल 12 से 35। और डीपीएसपी पार्ट 4 और आर्टिकल क्या हो गया इसका, आर्टिकल हो गया अपना 36 से 51। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पता चला कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है कोर्ट में और डीपीएसपी नहीं है इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल हो गया 12 से 35 और डीपीएसपी का आर्टिकल हो गया 36 से 51। अब हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ मनी बिल एज अ मनी बिल। हु हैज़ अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल, किसके पास किसी विधेयक को मनी बिल के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार है। तो ये हम लोग जानते हैं कि बिल को मनी बिल सर्टिफाई करने का अथॉरिटी किसके पास होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास होता है। अपना ये आर्टिकल 110, अपना आर्टिकल 110 इट डिफाइंस द मनी बिल। ये मनी बिल से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है। अभी इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड ये एकदम यही आर्टिकल 110, आर्टिकल नंबर 110, इसके बारे में बहुत ही रेगुलरली एग्जाम में पूछता रहता है। इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 110 इट डिफाइंस द मनी बिल, या फिर सीधा याद रखेंगे 110 से मनी बिल, सीधा हो गया याद। अपना ये बता रहे हैं कि मनी बिल सर्टिफाई किसके पास अथॉरिटी होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर वंस द स्पीकर सर्टिफाइज बिल एज अ मनी बिल, तो उनका डिसीजन को फाइनल कंसीडर किया जाता है। अगर मान लीजिए कि लोकसभा का स्पीकर है, अगर वो किसी भी बिल को अगर मनी बिल कंसीडर कर लिया, तो उसका डिसीजन को फाइनल माना जाता है और वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, बिल को मनी बिल सर्टिफाई करने का एकमात्र इंसान जो कर सकता है वो कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बस इसी के पास वो यही कर सकते हैं बिल को मनी बिल सर्टिफाई। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड विच एडिशन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली ऑन 24 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की थी। 2025 के बारे में पूछ रहा है, 10वां था। ऑप्शन नंबर डी 10वां इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पूछ रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZs were established to promote export-oriented industrialization. What is the primary incentives offered to firms operating in SEZs? विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ निर्यात उन्मुख औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए थे। ये बात पता है कि SEZ क्यों स्थापित किया गया था, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। SEZ में कार्यरत कंपनियों को दिया जाने वाला प्रमुख प्रोत्साहन क्या क्या है, तो प्रमुख प्रोत्साहन क्या क्या दिया गया था, उसको टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स रिजम्पशन मिला था और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका टैक्स हॉलीडेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, कर अवकाश और बुनियादी ढांचा समर्थन के लिए इंसेंटिव्स मिला था SEZ में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन में कि ट्रैफिक रिफॉर्म्स वर सेंट्रल टू द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। 1991 में लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। व्हाट हैपेंड टू द इंपोर्ट टैरिफ आफ्टर 1991। तो 1991 के बाद टैरिफ के बाद क्या हुआ, 1991 आयात शुल्क का क्या हुआ, वो धीरे धीरे कमता चला गया। इट ग्रेजुअली रिड्यूसेस। ऑप्शन नंबर बी, यह धीरे धीरे कमता चला गया। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आर्गन इन अर्थ क्रस्ट इज जनरेटेड मेनली थ्रू विच प्रोसेस।
पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन मुख्यतः किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है डिके ऑफ K40। K40 का अपघटन से होता है। क्या होता है? आर्गन इन अर्थ क्रस्ट फॉर्म होता है। और ये K40 क्या है? ये पोटेशियम 40 है। ये क्या है? पोटेशियम 40 है। ये पोटेशियम 40 है। ये एक आइसोटोप है पोटेशियम का। ये क्या है? बेसिकली एक आइसोटोप है पोटेशियम का, आइसोटोप ऑफ पोटेशियम। और ये रेडियो एक्टिव डीके होता है इसका, तब जाके आर्गन रिलीज होता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन दी वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जल वायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? तो सबसे फेमस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका है? तो वो है कोपेन क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी, कोपेन क्लासिफिकेशन। ये किनके नाम पर दिया गया है? व्लादिमीर कोपेन के नाम पे, व्लादिमीर कोपेन के नाम पर दिया गया है। और ये कब दिए थे? ये इस क्लासिफिकेशन को कब दिए थे? 1884 में दिए थे। 1884 में व्लादिमीर कोपेन द्वारा दिया गया है कोपेन क्लासिफिकेशन। ये कोपेन क्लासिफिकेशन जो क्या करता है? ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो मेनली पूरी दुनिया में मेनली यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है कोपेन क्लासिफिकेशन। इसमें क्लाइमेट को टोटल 5 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, 5 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन से 5 कैटेगरी हैं? इसमें टोटल 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया ट्रॉपिकल, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया ड्राई, तीसरा हो गया टेम्परेट, तीसरा क्या हो गया? टेम्परेट हो गया, चौथा हो गया कॉन्टिनेंटल, और पांचवा क्या हो गया? पोलर हो गया। तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि व्लादिमीर कोपेन जो कोपेन क्लासिफिकेशन दिए वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो क्लाइमेट को 5 तरीके में 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 5 ग्रुप में डिवाइड करता है, ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल और पोलर। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द सेकेंड हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो किसमें किया गया था? टॉप पे तो क्या था? टॉप पे था यूपी, और सेकेंड में क्या था? वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल इसका सही था। इसका क्या था? 1029 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर था। 1029 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट बंगाल का था, और टॉप पे क्या था? यूपी था। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिगार्डिंग द टेम्पल्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? तो चोला काल के दौरान मंदिरों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है, सही नहीं। अभी पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर बिल्ड इन द्रविडियन स्टाइल, एब्सोल्युटली करेक्ट। चोला का तो मास्टरी था द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में टेम्पल्स बनाने में, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। द टेम्पल्स वर द सेंटर फॉर सोशल एक्टिविटीज़, सही है। द टेम्पल हैड मैसिव विमान्स और टावर्स, बिल्कुल सही। इसका हम लोग जानते हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल एक बहुत ही फेमस टेम्पल है। यहाँ का विमान बहुत ऊंचा है। यहाँ का विमान टोटल में 66 मीटर टॉल है। तो ये कुछ गिने चुने विमानों, ऊंचे विमानों के मंदिर में इसका नाम बहुत ही शान से लिया जाता है, बृहदेश्वर टेम्पल। और अगला स्टेटमेंट क्या है? ये अगला स्टेटमेंट है गोपुरम वॉज दी कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल, गलत है। ये अपना ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, क्योंकि फॉल्स पूछ रहा है तो हम लोग को बताना है कौन सा फॉल्स है। तो गोपुरम मंदिर का आंगन था, नहीं था। गोपुरम मंदिर का आंगन नहीं था। गोपुरम क्या था? गोपुरम क्या था? ये एंट्रेंस टावर था, एंट्रेंस टावर ऑफ टेम्पल था। जब टेम्पल में एंटर करते थे तो ये था एंट्रेंस टावर ऑफ टेम्पल था। क्या? गोपुरम कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल नहीं था। गोपुरम क्या था? एंट्रेंस टावर ऑफ द टेम्पल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हु एम्फसाइज स्वदेशी सेल्फ रिलायंस एंड डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वदेशी
आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही पर बल दिया। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा इसका। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेमजी राणे थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, हेमजी राणे थे, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अश्विनी कुमार, हाँ ये अपना ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही प्रोमिनेंट फिगर थे। कब का समय बात हो रहा है, ये बात हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ये तीनों ही बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स निकल कर आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स लेड द रंपा रेबिलियन। रंपा रेबिलियन को हम लोग क्या ट्राइबल रिवोल्ट भी जानते हैं। रंपा रेबिलियन को ट्राइबल रिवोल्ट भी जानते हैं ऑफ 1922, सही बात है। 1922 में ट्राइबल रिवोल्ट, रंपा रेबिलियन अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉस। तो ट्राइबल रिवोल्ट क्यों हुआ था? अगेंस्ट फॉरेस्ट लॉस ऑफ ब्रिटिशर्स द्वारा फॉरेस्ट लॉज लाया गया था, जिसमें से ट्राइबल्स को फॉरेस्ट पर अधिकार नहीं बनाने दिया जा रहा था और उनसे उनका अधिकार छीन रहा था, इसलिए ये रिविलियन हुआ। तो ये कब हुआ था? 1922 में हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लेड, हाँ तो किसने लेड किया, किसने इसका नेतृत्व किया? तो इसका नेतृत्व किया गया था अल्लूरी सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर बी, अल्लूरी सीताराम राजू। विच फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 फॉर हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली एट अ सिंगल वेन्यू। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में मान्यता दी गई थी? तो 2015 का बात हो रहा है। तो 2000, ये तो चारों ही ये क्या है? हिमाचल प्रदेश के फोक डांस है। तो क्या था? 2015 का बात हो रहा है। कुल्लू नाटी, ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू नाटी इसका सही आंसर होगा। In pole vault events, how many unsuccessful attempts are permitted before an athlete is eliminated? Pole vault स्पर्धा में किसी एथलीट को बाहर होने से पहले कितने असफल प्रयासों की अनुमति होती है? तो इसमें टोटल 3 प्रयासों की अनुमति होती है। अगर 3 बार आप असफल होंगे तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। हाउ मेनी डेज डिड सुनीता विलियम्स स्टे इन स्पेस? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रही? ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि सुनीता विलियम्स अभी स्पेस में टेक्निकल एरर के कारण फंस चुकी थी और उन्होंने टोटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहले तो 8 दिन का था, पहले तो वो जो मिशन था 8 दिन का था, लेकिन 8 दिन न रुक के किसी टेक्निकल एरर के कारण उन्हें 286 डेज रुकना पड़ा। 286 डेज रुकना पड़ा। 8 दिन का मिशन था, 286 डेज रुक कर आई वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ISS में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हम लोग को ये पूछा है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन रही? अंतरिक्ष में यानी कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कितना दिन बिताया अंतरिक्ष में अपने पूरे करियर में। मैं ऐसा क्यों इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 286 दिन हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, 212 दिन दिया हुआ है और यहाँ पर और सुनीता विलियम्स टोटल अंतरिक्ष में 608 दिन रह चुकी है। इस बात का हमको ध्यान है। 1 मिनट, ये टोटल वो अपने लाइफ टाइम में 608 दिन रह चुकी है और यहाँ ऑप्शन नंबर ए में ही हमको डेज हो गया, डेज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हमको 608 दिन देखने को मिल रहा है, तो 608 इसका सही आंसर है। 1 मिनट भाई, क्या हो रहा है? हाँ, 608 इसका सही आंसर हो जाए। Who among the following was the first Indian author to receive the Sahitya Academy Award in the youth category for writing a novel in English? R.K. नारायण। कब मिला था? 1958 में मिला था। 1958 में मिला था। क्यों मिला था? द गाइड नॉवेल लिखे थे इन्होंने, द गाइड नॉवेल। ये इसका क्या हो गया? अपना हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेंगे। R.K. नारायण, हाँ ऑप्शन नंबर सी, R.K. नारायण 1958 में मिला था द गाइड के कारण। क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड। विच इनिशिएटिव वॉज प्रमोटेड बाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 ट्री ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 वृक्षारोपण अभियान। विच स्टेट हैज़ बीन reinstated as a tiger state after 33 years following confirmation of a tiger in रत्नमहल सेंचुरी? रत्नमहल अभयारण्य में बाघ की पुष्टि के बाद 33 वर्षों बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट के रूप में बहाल किया गया है? तो 33 साल के बाद ये गुजरात में किया गया। गुजरात से आगे बढ़ेंगे तो फिल इन द ब्लैंक है। नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन डैश इन 2023 में
इंडिया का पहला गोल्ड मेडल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्टेट में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी में। ये कहाँ है? हंगरी में। बुडापेस्ट कहाँ पर है? हंगरी में। और इन्होंने टोटल 88.17 मीटर थ्रो किया था। इसके बाद इन्हें गोल्ड मेडल मिला। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? प्रथम एशियाई खेल निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1951 इसका सही आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आइलैंड है। ऑप्शन नंबर बी माजुली आइलैंड इसका सही है। ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर में है। ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में है। ये माजुली आइलैंड कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर में है, आसाम में। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके मन में भी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करने का पूरे से पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।